गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 9th के मैटर इन और सराउंडिंग चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। लेक्चर 5 में आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने लेक्चर 1, 2, 3, 4 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आपने प्लेलिस्ट देखी होगी तो आपको पता होगा कि वहाँ पर हमने चारों लेक्चर अपडेट कर दिए हैं। अगर हम फर्स्ट लेक्चर की बात करें तो फर्स्ट लेक्चर हमारा जरा समझिएगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी। सेकंड लेक्चर में फटाफट बात कर लेते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने व्हाट इज मैटर, मास एंड वेट के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड के बाद जो हमारा थर्ड लेक्चर था उसमें हमने क्या बात की थी, जरा गौर से सुनिएगा। थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मैटर, यानी किसी मैटर के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स हैं ये तो हम जानते हैं, यानी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, बट इसका प्रूफ क्या है ये हमने थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया था। और फोर्थ लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन मैटर, यानी किसी मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में हमने बातचीत की थी। आज की क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है, अब हम इस पर फोकस करते हैं। यानी आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, यानी कि जो हमारा अगला लेक्चर है जिसमें हमें डिस्कस करना है स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, यानी मैटर की स्टेट्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो मैटर की जो स्टेट्स हैं बेटा, इसके बारे में जरा ध्यान से सुनना का, कौन सी स्टेट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है उस पर हम बात करते हैं। हम कहते हैं कि मैटर में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर कई स्टेट्स में इसे डिवाइड किया गया। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर जो स्टेट्स या फेज की बातचीत की जाती है इस पर हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो गौर करिएगा क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस क्लास में, इस लेक्चर में जो बात हम आपसे डिस्कस करेंगे उसी पर विचार किया जाए तो उम्मीदन बेटर होगा। यानी कि हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की कुल कितनी स्टेट्स होती हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर या फेज ऑफ मैटर, बेटा ध्यान से समझना कि फेज कहा जाए चाहे स्टेट कहा जाए, बात एक ही हुई। आपने बहुत समय पहले पढ़ा था मैटर के बारे में कि मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 पार्ट के बारे में आप डिस्कस करते थे। आप बड़ी ही खुशी का विषय उस समय ये होता था कि जब सॉलिड का जिक्र होता था तो आप कहते थे जो बहुत कठोर होता है ना। आपने कहा डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज, वॉल्यूम, फिक्स इन वॉल्यूम, तरह के तमाम विषयों पर आपने चर्चा की थी। उन सभी बातों से हट करके आज हम मैटर की कुछ ऐसे डिस्कशन पर आएंगे जहां पर हकीकत में हम आपको यह समझाएंगे कि मैटर के जो स्टेट्स होते हैं उनको किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया। यानी कि मैटर को अगर हम क्लासिफाई करते हैं, यानी कि ये टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये भी कह सकते हो। हम कहते हैं ये किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर हम मैटर को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। उसी को हम स्टेट्स ऑफ मैटर या फेज ऑफ मैटर के नाम से जानते हैं। अब अगर हम स्टेट ऑफ मैटर या फेज ऑफ मैटर की बात करते हैं तो कितनी स्टेट्स हैं या कितनी फेज हैं इसके बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा। हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में पहली स्टेट हमारी होती है सॉलिड, ठीक है। दूसरी स्टेट इसमें जो आएगी बेटा वो है हमारा लिक्विड। तीसरी स्टेट है गैस। यानी कि हम कहते हैं ये मेन स्टेट्स की बात करें तो मैटर को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। यानी कि मैटर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ प्रॉपर्टी में हम ये पढ़ते हैं प्लाज्मा, और फिफ्थ प्रॉपर्टी में बेटा हम पढ़ते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। और सिक्स प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं फर्मियोनिक कंडेंसेट। अब ध्यान से हमें यह समझना है कि मेनली ये जो 3 प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही, शुरू की 3 प्रॉपर्टी, ये आपके सिलेबस में है। और ये जो दोनों प्रॉपर्टी दिखाई दे रही हैं ये एनसीईआरटी में एक जगह पर इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है, यानी कि आप कह सकते हो कि इसको डिफाइन बस किया गया है, थोड़ी सी बात इसमें बताई गई है और ये आपके यहाँ नहीं है, इसके बारे में हम बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हम जब आपको पढ़ाएंगे तो हम सारी स्टेट्स का एक एक करके डिस्कशन आपके साथ करेंगे। यानी कि सबसे ज्यादा जो बातचीत होगी वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में होगी। यानी कि जो हम सॉलिड, लिक्विड, गैस पर ज्यादा बात करेंगे,
प्लाज्मा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को सिर्फ डिफाइन करेंगे, इसके बारे में हल्की सी बात आपको बता देंगे, जिससे कि आप फर्दर बड़ी क्लासेज में जाएं तो आपको सब ऐसा ना लगे कि आपने इसके पहले कभी सुना ही नहीं था। इसलिए यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसके आगे की कहानी क्या होगी जरा गौर से समझिएगा। अब हम सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर के अंतर्गत, यानी कि हमारा जो मेन टॉपिक है वह टॉपिक है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर के अंतर्गत जो सबसे पहली बात आज डिस्कस करेंगे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे वो होगा सॉलिड। यानी कि जो सॉलिड हम डिस्कस करने चल रहे हैं, ये सॉलिड हम उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम डिस्कस करते हैं। यानी कि हम कुल कह सकते हैं कि हम जो पढ़ने चल रहे हैं बेटा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है। अब जरा गौर करिएगा, सपोज करिए अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो पार्टिकल्स की क्लोजनेस बहुत ज्यादा होती है, ये बात हम भली भांति जानते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स आर टू मच क्लोजर इन सॉलिड, यानी सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, यानी एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो यहां से जो पहली प्रॉपर्टी आई वो प्रॉपर्टी ये आई, जैसे हम पढ़ते थे फिक्स शेप होता है ना। अब वो कहानी खत्म करिए। आपसे पहला क्वेश्चन आया कि पार्टिकल सॉलिड के पास पास क्यों होते हैं। किसी ने पूछ लिया आपसे कि सॉलिड 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 रटे जा रहे हो, कठोर होता है, दबाया नहीं जा सकता, तमाम तरह की बातें आप करते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन यह है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं, पूछा कि क्यों कठोर होता है, कहते हैं इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल इसका है कि ये पास पास क्यों है, क्यों एक दूसरे के पास आए। कहते हैं दोनों एक दूसरे के पास इसलिए आते हैं क्योंकि इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत हाई होता है। फिर एक बच्चे ने कहा कि सर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, ये आपको तो पता है लेकिन हमको कैसे पता चलेगा। क्या एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है क्या, फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं होता क्या? होता है ना। उसको समझाने के लिए थोड़ा सा बात हम डिस्कस करेंगे, हो सकता है आपके पल्ले ना पड़े, लेकिन देखिए आपको पता है एटम जब बनता है तो हम इस तरह से दो एटम कंसीडर कर लें स्फेरिकल शेप में। ये हमारा क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया न्यूक्लियस, और ये आउटर मोस्ट सेल में हम बात करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। दो एटम एक दूसरे के पास कब आते हैं और एक दूसरे से दूर कब चले जाते हैं, ये बात हम आपको समझा। इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ढकेलेगा, क्योंकि सेम चार्ज अपोजेस ईच अदर। इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं चाहता है, लेकिन उसी जगह इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को चाहता है और इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को चाहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो अपोजिंग फोर्स है और दो अट्रैक्टिंग फोर्स है, यानी कि दो तरह के अपोजिंग फोर्स हैं और दो तरह के अट्रैक्टिंग फोर्स हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब अपोजिंग फोर्स वीक हो जाता है तो अट्रैक्टिंग फोर्स स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। यानी जो पार्टिकल्स की क्लोजनेस होती है वह इस बात पर डिपेंड करती है कि उनके अंदर अट्रैक्शन किस प्रकार का है। तो जरा समझिएगा, अगर हम कहते हैं पार्टिकल्स के अट्रैक्शन के बारे में, हमने ये पढ़ा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। यानी कि सबसे पहले पार्ट में हम ये डिस्कस करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। यानी कि हम अब कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो तरीके का होता है, या तो वह अट्रैक्टिव होगा या तो वह रिपल्सिव होगा। अगर हम कहते हैं वो अट्रैक्टिव है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। अगर वह रिपल्सिव है तो क्या है, रिपल्सिव अगर होगा तो वो पार्टिकल्स की क्लोजनेस ही नहीं बनेगी, पार्टिकल पास पास नहीं आएंगे। दूसरी बात बेटा ये हुई कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी लो, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लो। यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जब अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, पार्टिकल पास पास हो गए, तो ऐसी केस में स्पेस होगा क्या, नहीं, स्पेस नहीं है। तीसरी बात आई क्या कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज वेरी लो। वेरी लो का मतलब नेग्लिजिबल की बातचीत की जा रही है। यानी कि जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते, उनमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं होती, वह अपने फिक्स पॉइंट पर होते हैं और वाइब्रेट करते हैं, यानी उसमें वाइब्रेशन पाया जाता है।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, वह अपने फिक्स पॉइंट पर वाइब्रेट करते हैं। कहें अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज वेरी लो, यानी कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। अगली बात आई कि डेंसिटी इज वेरी हाई। बहुत प्यार से एक एक पॉइंट हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। डेंसिटी इज वेरी हाई। बेटा अगर कहते हैं कि डेंसिटी बहुत हाई है तो डेंसिटी होती क्या है, इसको कैसे डिफाइन करें? तो डेंसिटी को डिफाइन करने का तरीका है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। यानी कि हम ओवरऑल ये भी कह सकते हैं कि डेंसिटी क्या होती है, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है यही डेंसिटी कहलाता है। यानी हमने एक समय पहले इसको और एक तरह से डिफाइन किया था, एक एग्जांपल दे करके। वह एग्जांपल क्या था बताओ? वो एग्जांपल था कि मास, ये तो हो गया इसकी यूनिट की बात, और इसकी सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और एमकेएस केजी पर मीटर क्यूब। मास की यूनिट क्या होती है? केजी यानी किलोग्राम, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। और दूसरी तरह से आप कह सकते हो मास की ग्राम होती है, वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चाहे आप केजी पर मीटर क्यूब लिख लीजिए, चाहे आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कह दीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डेंसिटी की यूनिट की कहानी हो गई। यानी कि डेंसिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, और हमने कहा कि केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक की बात समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? अगर आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो बेटा, तो हम इसके आगे चलते हैं। इसको समझाता हूं। एक एग्जाम्पल हमने बहुत समय पहले दिया था, क्या कि एक जंगल में, एक घना जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। तो जंगल घना कब होगा? जब नंबर ऑफ पेड़ पौधा पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में अगर पेड़ पौधे ज्यादा हो जाएं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसी को तो जंगल कहते हैं, उसके पहले जंगल नहीं कहा जाता था। समझ में आ रहा ना? तो इसका मतलब नंबर ऑफ पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। हम कहते हैं अगले स्टेप में, और हम देख पा रहे हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में अगर हम डिफाइन करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है। अगले स्टेप में लास्ट में हम ये भी डिस्कस करते हैं कि अगर इस केस में हम कंप्रेसिबिलिटी का जिक्र करें तो क्या कंप्रेसिबिलिटी का इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल। यानी कि हम कहें कि अगर सॉलिड को कंप्रेस करना चाहें तो ऐसा नहीं होता। यानी कि सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें स्पेस नहीं है। स्पेस होगा तभी तो कंप्रेसिबिलिटी होगी। बिना स्पेस के हम किसी को कैसे कंप्रेस कर सकते हैं? ठीक है, स्पेस कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करता है। यानी हम कह सकते हैं स्पेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी। जैसे देखिए, अगर यहां पर मुंह में स्पेस होगा तभी तो ये कंप्रेस होगा, अगर स्पेस नहीं होगा तो कंप्रेस नहीं होता। इसकी मीनिंग कैसे समझोगे? कंप्रेसिबिलिटी को अगर दूसरे टर्म में समझें तो जैसे हमारे इस समय क्या है कि बगल में इधर जो मसूड़े वाले पोर्शन है, बगल में दांत पूरे पूरे भरे हुए। यानी फिर से समझिएगा, अगर कंप्रेसिबिलिटी को हम एक डेली लाइफ के एग्जांपल से समझाएं तो कैसे समझाएंगे? आप देखिए, आपका माउथ, मुंह है, अभी तो ये फूला फूला रहता है ना। क्यों? क्योंकि अंदर दांत है ना, और जिस दिन दांत खत्म हो जाता है यानी अंदर स्पेस हो जाता है तो ये अपने आप कंप्रेस हो जाता है। और जब तक दांत है तब तक आप कंप्रेस करने का प्रयास करिए तो होगा क्या? नहीं हो रहा ना, क्योंकि उससे अंदर नहीं जाएगा ना। लेकिन जब दांत खत्म हो जाता है, देखो बुढ़ापे में लोगों के गाल अंदर घुस जाते हैं, अपने आप वो अंदर बने रहते हैं, शेप ही चेंज हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू द फैक्टर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्योंकि उस अवस्था में स्पेस ज्यादा होता है माउथ में, जिसकी वजह से आसानी से कंप्रेस हो जाता है। यह कंप्रेसिबिलिटी की कहानी है। अब हम कंप्रेसिबिलिटी के बाद, सॉलिड के बाद बेटा लिक्विड में आते हैं। यानी कि जो दूसरा फैक्टर हमारा इसके अंतर्गत आता है वो क्या है? लिक्विड। यानी कि अगर हम लिक्विड को डिफाइन करें तो पहले पॉइंट में क्या डिस्कस करेंगे लिक्विड में? देखिए, यानी कि लिक्विड में क्या होगा कि सॉलिड के रिस्पेक्ट में जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़ा दूर दूर होंगे, है ना, ऐसे दिखाएंगे। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें, अगर हम पहली बात करें कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, तो हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी हाई या लो? इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी
इसमें रिस्पेक्ट में बताना पड़ेगा, है ना। अब सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स तो बहुत ज्यादा था, पास पास थे। लिक्विड में क्या है, उससे कम है। जितना फोर्स सॉलिड में था उतना तो है नहीं, तो हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स इज लेस देन सॉलिड। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लिखिएगा बेटा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स केवल लिखने से वो अट्रैक्शन और रिपल्सन दो बात हो जाती है। तो हमने कहा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड। लेकिन हम दूसरे टर्म में ये भी कह सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड। अब देखिए ना, ये स्पेस बढ़ गया कि नहीं, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड। तीसरा, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ये क्या होती है, इसमें तो पाई जाती है इज मोर देन सॉलिड। सॉलिड में तो बिल्कुल नहीं थी, जीरो के बराबर थी, लेकिन इसमें क्या है, मूवमेंट होता है तभी तो। अगर मूवमेंट ना होता तो हम क्या किसी लिक्विड को फ्लूइड कहते क्या? फ्लूइड का मतलब होता है जिसके अंदर फ्लूइडिटी हो, जिसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी हो, उसी को हम फ्लूइड कहते हैं। और फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सके, जैसे कि लिक्विड एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट, ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ चेंजिंग ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि इसमें इनिशियल फाइनल पोजीशन बदलती रहती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम फ्लूइड के नाम से जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मोर देन सॉलिड। जबकि हम डेंसिटी की बात करें तो क्या होता है, डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड। यानी कि इसमें जो डेंसिटी का फैक्टर है वो सॉलिड के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कम होता है। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो बहुत सारे दिमाग में लोगों के आता है कि हम सॉलिड को कंप्रेस कर लेंगे, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती बेटा। कंप्रेसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल लिख लो। किसी के दिमाग में आता है कि हम इसको कंप्रेस कर लेते हैं, तो आप उसको बाहर करिए, क्योंकि वो गैस होती है। जब आप प्रेशर देते हो तो गैस वाटर में ट्रैप होती हुई दिखाई देती है, इसकी वजह से आपको लगता होगा कि हमने किसी लिक्विड को कंप्रेस किया है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर किस में है, केवल गैस में है। लेकिन फिर किसी के जहन में आता है कि सर सॉलिड को भी हम कंप्रेस कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप पढ़ सकते हो, जैसे किसी ने कहा कि सर हम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, हमने कहा नहीं। उसने कहा कि नहीं सर, जैसे फोम है उस पर जब कभी भी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, जैसे कुर्सी है हमारे घर में, उस पर जब हम बैठते हैं तो क्या होता है, वो दब जाती है बेटा। उसमें एयर पोर्स पाए जाते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे स्पेस बने होते हैं जिसमें एयर फिल्ड होती है। और जब आप बैठते हो तो आपके फोर्स की वजह से वो एयर बाहर निकल जाती है। जब वह एयर बाहर निकलती है तब आप नीचे की तरफ जाते हैं, है ना। और जब फिर आप उठते हैं तो कुर्सियां आपके साथे साथे उठ जाती है, क्योंकि जो एयर बाहर निकली थी फिर वो क्या होती है, अंदर आना शुरू कर देती है। ये फैक्टर है, इसलिए वहां कंप्रेसिबिलिटी आपको दिखाई दे जा रही है। यानी कि वहां पर स्पेस है, पोर्स है, और उसमें एयर ट्रैप्ड होती है जो आपके फोर्स की वजह से बाहर निकलती है, इसीलिए वह कंप्रेस होता दिखाई देता है। उसके पीछे भी ये रीजन है। अब हमने कहा कंप्रेसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल। अब हम इसके और आगे चलते हैं और अगली बात करेंगे। यानी कि लिक्विड के बाद तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं बेटा गैस। गैस में पहली बात क्या होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लो। यानी कि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। दूसरी बात हम करेंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी हाई। यानी कि पार्टिकल्स के बीच में गैपिंग बहुत होती है। ये देखिए, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी हाई। अगली बात हम करते हैं डेंसिटी की। हम कहते हैं डेंसिटी से पहले हमारे सिलेबस में एक और पार्ट है, क्या, काइनेटिक एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हम कहते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई। यानी कि पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट बहुत होता है। पार्टिकल खटाखट एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं। लेकिन हम डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल या डेंसिटी ऑफ गैस, यानी कि डेंसिटी की बात अगर हम करते हैं तो डेंसिटी इज वेरी लो। यानी कि इसके अंदर डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते हैं, जिसकी वजह से मास कम होता है, और मास कम होता है तो डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है। और अगले फैक्टर में हम कह सकते हैं कि अगर हम कंप्रेसिबिलिटी के फैक्टर को डिफाइन करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि इस केस में कंप्रेसिबिलिटी कैसे होगी, कंप्रेसिबिलिटी हाई होगी या लो होगी, इसको कैसे समझें
क्या हम इसे कंप्रेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम कहते हैं कि अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो ऐसी सिचुएशन में कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी हाई, यानी कि गैस को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। बाकी सॉलिड और लिक्विड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर नहीं होता, यानी किसी गैस को बेटा अगर कंप्रेस करना हो तो हम आसानी से उसे कंप्रेस कर ले जाते हैं, क्योंकि गैस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर पाया जाता है। हम कह सकते हैं ओवरऑल कि लिक्विड और गैस को हम क्या कर सकते हैं, वो फ्लूइड है, उसके अंदर फ्लूइडिटी होती है, ठीक है। सॉलिड हमारा जो होता है वो रिजिड होता है। अब हम इतनी बात आपसे डिस्कस कर लिए, अब हमारे पास जो फोर्थ टॉपिक आता है थोड़ी थोड़ी बात हम इसमें भी कर लेते हैं, इसको बहुत ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमने कहा प्लाज्मा क्या होता है। अगर किसी ने पूछ लिया व्हाट इज प्लाज्मा, तो हम कहते हैं प्लाज्मा एक ऐसी फेज है जो सन और स्टार में पाया जाता है, और इसको समझाएंगे कैसे। हम कहते हैं एट हाई टेम्परेचर व्हेन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेम मीडियम देन द फेज और स्टेट जनरेटेड इज नोन एज प्लाज्मा स्टेट। यानी कि हम कहते हैं कि जब आयंस और इलेक्ट्रॉन्स एक ही मीडियम में पाए जाएं तो उसे हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। बस डिफिनेशन याद रखें, एग्जाम्पल याद रखें, कहां पाई जाती है बेटा, सन, स्टार्स, सूर्य और तारों में हम इसकी बात करते हैं, ये प्लाज्मा है चौथी। और हम पांचवें में क्या बात करेंगे, जो फिफ्थ स्टेट इसके अंतर्गत आती है वो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब अगर कोई पूछे कि इसमें क्या बताया गया, ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे। इसमें दो साइंटिस्ट का नाम लिया जाता है, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस और दूसरे हैं एल्बर्ट आइंस्टीन। यानी कि इन्हीं दोनों लोगों ने क्या किया था, इस फेज का फॉर्मेशन किया। यानी कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का जब जब हम जिक्र करते हैं तो उस समय इनका नाम आता है। इन्होंने बताया क्या, इन्होंने कहा कि अगर एक मोल गैस को क्या करेंगे, एक मोल गैस को एक लार्ज वॉल्यूम में एक्सपेंड कर दें और फिर हम प्रेशर देकर धीरे 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 उसे कंडेंस करते हैं, तो जो फेज जनरेट होती है, जो स्टेट बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। फिर से सुनना, एक मोल गैस लिया, एक लार्ज वॉल्यूम में उसको एक्सपेंड कर दिया, फिर हमने प्रेशर अप्लाई करना शुरू किया। हमारे प्रेशर देने की वजह से जिस फेज या स्टेट का फॉर्मेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके बारे में बताया था, जो फिफ्थ स्टेट बताई गई, ठीक है। और इसी में जो सिक्स्थ स्टेट आती है उसका नाम बताया गया बेटा फर्मियोनिक कंडेंसेट, है ना। ये जो फर्मियोनिक कंडेंसेट है ये क्या है, ये बताया जाता है कि ये करेक्टेड फॉर्म ऑफ बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, यानी करेक्टेड फॉर्म ऑफ बीईसी, प्यार से इसे बीईसी भी बोलते हैं। तो ये क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का जो करेक्टेड फॉर्म है उसे हम फर्मियोनिक कंडेंसेट कहते हैं। आपको मेनली ध्यान किस पर देना है, सॉलिड लिक्विड गैस पर। प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और फर्मियोनिक कंडेंसेट पर बहुत फोकस नहीं करना है। इसके बारे में डिटेल क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा क्लास 11th में, ठीक है, तो आपको बहुत इसमें परेशान नहीं होना है। अब एक जो छोटी छोटी सी दो बातें हम कर लेते हैं, ठीक है, हल्का सा लेवल ज्यादा है बेटा लेकिन इस पे ध्यान रखना है। अगर इसमें क्या होता है, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन, है ना, यानी कि हम ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं ये क्वेश्चंस बेस्ड ऑन किस पर बता रहे हैं बेटा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी किसी ने पूछ लिया कि ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन में आपको पता है कि दो तरह के ऑर्डर की कहानी, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में छोटे से बड़े की तरफ आप जाते हैं, और डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ आप आते हैं। और अगर कहीं पर करेक्ट ऑर्डर लिखा है तो आप इसमें से कोई, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, यानी अगर करेक्ट ऑर्डर की बात है। सपोज करिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी बताओ, इंक्रीजिंग, व्हाट विल बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी इन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी है, गैस की, उससे ज्यादा लिक्विड की, सबसे ज्यादा सॉलिड की। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। किसी ने कहा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईएमएस, यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। तो सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस किस में होगा, गैस में, फिर किस में होगा, लिक्विड में, फिर किस में होगा, सॉलिड में।
तो यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा वो ऐसा बनेगा, गैस लिक्विड सॉलिड। फिर हम तीसरे पे आते हैं, हमने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो कैसे बनेगा, सॉलिड लिक्विड गैस, गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। फिर किसी ने कहा कि अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की बात कर ले मान लो, तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैस की, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की, ये हमारा ऑर्डर बनता है। इस प्रकार से ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन को हम अंजाम देते हैं। और इसी के बाद एक छोटा सा टॉपिक इसमें और आता है जिसे हम कहते हैं बेटा रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि अगर हम कहते हैं रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने हो तो पहला, जैसे हम कहें कि इंटरमोलिकुलर फोर्स का स्पेस के साथ क्या रिलेशन है, तो हमने कहा कि ये इनवर्सली होगा। अब आपको समझना है ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। मान लो सॉलिड है, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। उसमें स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। यानी पार्टिकल्स की क्लोजनेस सॉलिड में ज्यादा है तो स्पेस क्या है, कम है। यानी कि सॉलिड के रिस्पेक्ट में हमने देखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई बट स्पेस इज वेरी लो। हम कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है और स्पेस क्या है, कम है। हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। हम कहते हैं कि अगर स्पेस ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हमने कहा कि अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी का आईएमएफ के साथ क्या रिलेशन है, हमने कहा अगर फोर्स ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा है। यानी कि पार्टिकल्स के बीच में क्लोजनेस ज्यादा होगी तभी तो डेंसिटी ज्यादा है, और डेंसिटी अगर कब ज्यादा होगी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम इसको तीसरे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। हम ये कहते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स का अगर हम आपसे डिस्कस करें काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या ये रिलेशन होगा क्या, हाँ। किसी का अगर फोर्स ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यानी उसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होगा, कम होगा। चौथे के बाद पांचवें की बात करें कि अगर किसी के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उसके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा है तो स्पेस ज्यादा है, और स्पेस अगर ज्यादा है तो इसका मतलब उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब बेटा जिसको हम कंप्रेस उसी को कर सकते हैं जिसमें स्पेस पाया जाता होगा। अगर स्पेस नहीं होगा तो उसको कंप्रेस कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। उम्मीदन ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक जो आप देख रहे थे ये क्या था, यह पूरा का पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट था। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में समझा दिया, उसमें कितने क्वेश्चंस थे वो चीजें हमने बता दी, और उम्मीदन ये लेक्चर आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा। हम लोग इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि हम अगली क्लास में मिलेंगे क्यों, और हमारा अगली क्लास में मिलने के पीछे लॉजिक क्या होगा, और कितने अभी लेक्चर लगेंगे सर इसको कंप्लीट कराने में। इन पहले सवालों पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमने 5 लेक्चर आज की क्लास तक में कंप्लीट करा दिया। 10 लेक्चर का ये चैप्टर है। अभी इसके बाद लेक्चर नंबर 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन के साथ हम लोग जोरदार प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को बेहतरीन समाप्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब ध्यान देना है कि सर लेक्चर 6 में आएगा क्या, यानी कि इसके बाद जो लेक्चर 6 आपका आएगा उसमें हम टेम्परेचर और उसके एसआई यूनिट के कॉन्सेप्ट और उसके कन्वर्जन के बारे में आपको बताएंगे। यानी कि जो लेक्चर 6 होगा उसमें हम आपको सिखाएंगे टेम्परेचर क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे लिखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें हम आने वाली क्लास में आपको सिखा देंगे। लेक्चर नंबर 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, सबलाइम, सब्लिमेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट का डिस्कशन हमारा होगा फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, जहां पर हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7 में। टॉपिक नेम होगा फेज ट्रांसफॉर्मेशन। लेक्चर 8 में क्या पढ़ेंगे, जो लेक्चर 8 हमारा अगला बनेगा उसके बारे में बात करें तो हम लेक्चर 8 में आपको पढ़ाने वाले हैं जोरदार टॉपिक जिसका नाम है लेटेंट हीट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। और लेक्चर 9 में फिर हम मिलेंगे आपके साथ इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन के साथ। और लेक्चर 10 में
फिर ओवरऑल चैप्टर्स पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद 1-2 लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज, इंडेक्स क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करा करके अपना और आपका उद्धार कर लेंगे, यानी कि ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और लेक्चर अगर समझ में आया हो बेटा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर पहले से किया है तो फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।